ठंडी सर्द रात की वह मनहूस घड़ी जब पराशर भागता हुआ अस्पताल के इमरजेंसी गेट तक झनक को अपनी बाहों में लिए पहुंचा, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, झनक को हर हाल में बचाना। उसके कपड़ों पर धूल और खून के निशान थे, लेकिन उसकी चाल में कोई हिचक नहीं थी। जैसे वह अपने होशवास खो चुका हो, उसका पूरा ध्यान झनक की मुरझाई हुई सांसों पर टिका था। झनक, जिसे गांव में जहर दिया गया था, अब मौत के मुहाने पर खड़ी थी। पराशर की तेज आवाज से अस्पताल का सन्नाटा चीरता है, डॉक्टर जल्दी आइए, इसे जहर दिया गया है। उसकी बेताबी भरी पुकार नर्सों और डॉक्टरों को हिला देती है। वे झटपट हरकत में आते हैं। झनक का पीला चेहरा, उसकी धीमी होती नब्ज डॉक्टरों को भी हड़बड़ा देती है। डॉक्टरों में से एक नौजवान थोड़ा हिचकिचाता है, शायद अनुभव की कमी थी, लेकिन पराशर की आंखों की आग देख वह भी कुछ कहे बिना काम पर लग जाता है। पराशर की चीख, अगर इसे तुरंत एडमिट नहीं किया गया तो मैं सब तहस-नहस कर दूंगा, पूरे अस्पताल को जगा देती है। डॉक्टर अब और देर नहीं करते। झनक को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। पराशर उसकी धड़कनों के साथ धड़क रहा था। जब इलाज शुरू हुआ, तब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आती है, झनक गर्भवती है। यह सुनते ही पराशर को झटका लगता है। उसके लिए यह एक नई सच्चाई थी और साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह झनक की इतनी गहराई से देखभाल करेगा, लेकिन अब वह जान चुका था कि एक नन्ही सी जान भी दांव पर लगी है। और झनक की जान से ज्यादा अब उसकी कोख में पल रही जिंदगी भी उसके लिए अहम हो गई थी। डॉक्टरों की जिज्ञासा और औपचारिकताओं को रोकने के लिए पराशर कह देता है, यह मेरी पत्नी है। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। वह झूठ इसलिए बोलता है ताकि इलाज में कोई रुकावट न आए। डॉक्टर उसे गंभीरता से देखते हैं, लेकिन मौन रहते हैं। उनके लिए मरीज की जान बचाना पहली प्राथमिकता थी। पराशर अब झनक के सिरहाने बैठ जाता है। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस समय उसके लिए सिर्फ झनक की सलामती मायने रखती थी। वह उसके माथे पर हाथ फेरता है, उसकी ठंडी त्वचा से संपर्क करते ही वह फुसफुसाता है, तू ठीक हो जाएगी झनक। इसी समय कोलकाता में अनिरुद्ध के आलीशान घर में मिमी घबराकर उसके पास आती है। उसकी सांसें उखड़ी हुई होती हैं। दादा, झनक को गांव में जहर दे दिया गया है। वह अस्पताल में है, बहुत नाजुक हालत में है। मिमी की आवाज में डर और दर्द समाया होता है। अनिरुद्ध को जैसे करंट लग जाता है। उसकी आंखों के सामने झनक का चेहरा घूम जाता है, वह चेहरा जिसे उसने अपमानित करके भुला दिया था। फाइल उसके हाथों से गिर जाती है। वह सुन्न हो जाता है। उसके भीतर एक गहरी टीस उठती है। अर्शी, जो पास ही बैठी होती है, परेशान हो जाती है। वह जानती थी कि झनक की वापसी उसके और अनिरुद्ध के रिश्ते को खतरे में डाल सकती है। वह रोकती है, अनिरुद्ध, कहाँ जा रहे हो? उसकी परवाह छोड़ दो, वह तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। लेकिन अनिरुद्ध के कानों में अब किसी की आवाज नहीं जाती। वह गाड़ी में बैठता है और तेजी से गांव की ओर निकल पड़ता है। हाईवे पर उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसने झनक पर बेवफाई का आरोप लगाया था। कैसे उसकी माँ और अर्शी ने उसे झनक के खिलाफ भड़काया था और कैसे उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे घर से निकाल दिया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन सवाल ये था कि क्या बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही वह रिसेप्शन पर जाकर पूछता है, नूतन कहाँ है? उसकी आवाज में घबराहट थी। नूतन झनक का वह नाम था जिससे वह उसे प्यार से बुलाता था। रिसेप्शनिस्ट उसकी हालत देख समझ जाती है कि वह झनक से जुड़ा कोई करीबी है। वह जवाब देती है, सर, वह वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर सुनते ही अनिरुद्ध की सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखें भर आती हैं। वह वहीं गिरने ही वाला होता है कि सामने से पराशर आ जाता है। पराशर उसे पहचान लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा और तिरस्कार झलकता है। भाई साहब, इतने दिन कहाँ थे आप? जब झनक आपकी एक झलक के लिए तड़प रही थी, तब कहाँ थे आप?
जब वह अकेली जहर के असर से लड़ रही थी, तब आपने उसका हाल पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। अब क्यों आए हैं? पराशर जानबूझकर उसे बताता है कि झनक प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा आपके सीने से लिपटने को तरस रहा था। अनिरुद्ध की आंखों में पछतावे के आंसू होते हैं। मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर अब मैं सब सुधारना चाहता हूं। मैं उसे और उसके बच्चे को कोलकाता ले जाना चाहता हूं, जहां मैं उनकी देखभाल कर सकूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन पराशर की आंखों में अविश्वास। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, झनक मेरी पत्नी नहीं है। फिर एक पल चुप रहकर बोला, पर अब मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। मैंने उसे सहारा नहीं दिया, इज्जत दी है। अब दोनों के बीच एक तीखी बहस छिड़ जाती है। एक तरफ वो जो बीते समय में झनक को छोड़ चुका था और अब पछता रहा था। दूसरी तरफ वो इंसान था जो झनक के साथ उसकी सबसे मुश्किल घड़ी में खड़ा था। अस्पताल में तनाव का माहौल बन जाता है। डॉक्टर और नर्सें चुपचाप उन्हें देख रही थीं, लेकिन कोई भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं करता। इसी बीच मॉनिटर पर झनक की धड़कनें घटने और बढ़ने लगती हैं। डॉक्टर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें समझ आ रहा था कि झनक की हालत हर पल और बिगड़ रही है। उसकी जान बचाने की जद्दोजहद अब उस मां की ममता से जुड़ चुकी थी जो अपने बच्चे के लिए मौत से लड़ रही थी। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में झनक की हालत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने साफ कहा था कि यह धीमा जहर है जो पूरे शरीर में फैल चुका है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अनिरुद्ध वहीं कॉरिडोर में एक बेंच पर सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में अफसोस, दिल में पछतावा और मन में एक सैलाब उमड़ रहा था। उसे बार बार वे लम्हे याद आ रहे थे जब उसने झनक को अपमानित किया था, घर से निकाल दिया था और अपनी मां और अर्शी की बातों में आकर उस लड़की को खो दिया था जो कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी। उसके कानों में मां की वह बातें गूंज रही थीं जब उसने झनक को गांव की घटिया सोच वाली लड़की बताया था, और अर्शी की वह हरकतें जब उसने जानबूझकर झनक और अनिरुद्ध के बीच दूरियां पैदा की थीं। अनिरुद्ध अब इस बात को समझ चुका था कि उसका डर, उसकी कायरता और उसके फैसले ने झनक की जिंदगी में जहर घोल दिया था। वह अब खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त पराशर झनक के बेड के पास बैठा था। उसने उसका हाथ थाम रखा था और उसकी हथेली पर हल्के से उंगलियां फेरते हुए फुसफुसा रहा था। तू अकेली नहीं है झनक, मैं हूं तेरे साथ। उसकी आवाज में एक गहरा अपनापन था, एक सच्चा भरोसा। वह कहता है, तेरा बच्चा मेरा ही है, हम दोनों मिलकर इसे जीतेंगे। वह सिर्फ उसकी जान नहीं बचा रहा था, बल्कि उसे जिंदगी में दोबारा जीने की वजह भी दे रहा था। पराशर के लिए झनक अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक जिम्मेदारी बन गई थी। वह उसके हर दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका था। अस्पताल के बाहर गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे। सबकी आंखों में चिंता, गुस्सा और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। एक बुजुर्ग जो झनक को बचपन से जानते थे आगे आए और बोले, जिसने हमारी बेटी को जहर दिया है वो बख्शा नहीं जाएगा। भीड़ से आवाजें उठीं, हाँ, उसे सजा मिलनी चाहिए। लोगों का झनक के लिए यह गुस्सा और प्यार उसकी सच्चाई का सबूत था। वहीं कोलकाता से मिमी भी भागकर अस्पताल पहुंची। वह सीधा अनिरुद्ध के पास गई, उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, दादा, झनक ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो बहुत सीधी है, किसी ने उसके साथ यह कैसे कर दिया। मिमी के चेहरे पर दुख और आक्रोश दोनों एक साथ थे। जैसे जैसे झनक का इलाज आगे बढ़ता गया, उसकी हालत में थोड़ा सुधार आने लगा और इसके साथ ही एक एक करके सच्चाई की परतें खुलने लगीं। डॉक्टरों और पुलिस ने गांव वालों और मिमी की मदद से जब तहकीकात शुरू की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। यह सब एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अर्शी और कनका थीं। दोनों को झनक से नफरत थी। अर्शी को डर था कि झनक की वापसी उसके और अनिरुद्ध के रिश्ते को खत्म कर देगी, वहीं कनका को यह महसूस होता था कि झनक उसकी जगह ले रही है। इन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई थी। उन्होंने गांव के एक पुराने जानकार से संपर्क किया और आयुर्वेद के नाम पर झनक को धीमा जहर देना शुरू किया। उनका मकसद था कि झनक चुपचाप बीमार होकर मर जाए और किसी को शक भी न हो। जब यह सच अनिरुद्ध के सामने आया तो वह टूट गया।
उसे समझ नहीं आया कि जिन पर उसने भरोसा किया उन्होंने कैसे इतना घिनौना काम कर दिया। अर्शी से वह शादी करने वाला था और कनका को बहन मानता था, लेकिन इन दोनों ने झनक की जान लेने की कोशिश की थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर झनक के पास गया, उसका हाथ थामा और कांपती आवाज में बोला, माफ कर दो झनक, मैं बहुत गलत था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह गिड़गिड़ा रहा था, जैसे अपनी आत्मा की शांति मांग रहा हो। थोड़ी देर बाद झनक की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी नजर अनिरुद्ध पर पड़ी। उसने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसके भीतर जो घाव थे वो अभी भी ताजा थे। झनक ने धीमी आवाज में कहा, माफ करना मेरे बस में नहीं है अनिरुद्ध। जो दर्द तुमने मुझे दिया वो मेरी रूह तक उतर गया है। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन शब्दों में सख्ती। मैं अपने बच्चे के लिए अब खुद फैसला लूंगी, उसने कहा। उसकी आंखों में मातृत्व की एक अलग ही चमक थी। अब वह अपने बच्चे के लिए एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती थी जिसमें सिर्फ प्यार हो, सुरक्षा हो। झनक ने पराशर और अनिरुद्ध दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ही उसकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। झनक ने बहुत शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, मैं अब किसी की मोहब्बत की मोहताज नहीं हूं। मैं सिर्फ उस बच्चे की मां हूं जिसने मुझे जीने की वजह दी। पराशर जी, आपने मुझे सहारा दिया, मैं आपकी आभारी हूं। और अनिरुद्ध, तुम्हें मैंने कभी माफ नहीं किया, लेकिन मैं यह जानती हूं कि तुम अपने किए पर पछता रहे हो। उसने आगे कहा, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। मैं अपने बच्चे को ऐसी जिंदगी दूंगी जहां उसे किसी रिश्ते की बोझ तले दबना न पड़े। मैं अब किसी का इंतजार नहीं करूंगी, मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगी। अनिरुद्ध रो पड़ा। उसे एहसास हो गया कि उसने जो खोया है वह कभी वापस नहीं आ सकेगा। वहीं पराशर की आंखों में गर्व था। उसे खुशी थी कि झनक ने खुद को संभाल लिया। अंतिम दृश्य में झनक एक नए शहर में एक छोटे से किराए के घर में अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करती है। वह अब एक आर्ट गैलरी में काम करती है जहां उसकी कला को सराहा जाता है। उसकी पेंटिंग्स अब दर्द नहीं बल्कि उम्मीद और साहस बयां करती हैं। उसका बच्चा उसके पास खेल रहा होता है। झनक उसे देखकर मुस्कुराती है। वह अब किसी सहारे की मोहताज नहीं, खुद एक मिसाल बन चुकी है। यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि झनक के नए अध्याय की शुरुआत है, जहां वह अपनी जिंदगी की असली हीरोइन बन चुकी है। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।